हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जो है स्कॉलरशिप फार्म जो आती है, वो किन बातों से आती है, ठीक है? या समाज कल्याण विभाग किन कागज़ों को माँगता है या कौन सी आप गलतियाँ करते हैं, हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों होता ये है कि अब अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या 11 हो या फिर एमए हो, ठीक है? तो एक आप स्कॉलरशिप फार्म भरते हैं जो कि आपको पैसा मिलता है। तो ये जो फार्म होता है इसमें जो है सरकार के इंटरेक्शन क्या होते हैं, क्योंकि दोस्तों आप फार्म तो भरवाते हैं बट जो है सरकार के जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पैसा देने के लिए, वो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरीके से के चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो आपका पैसा नहीं आता है स्कॉलरशिप फार्म का, तो वो कौन से कागज़ के गलत होने से आपका फार्म जो है रिजेक्ट हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सही तरीके से पूरी जानकारी मिलेगी। आपको इसके सिवा कहीं से कोई भी जो है कुछ नहीं बताने वाला है। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो कभी भी आपका स्कॉलरशिप जो फार्म है, कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है? आप ऑटोमेटिक खुद से ही आप अपने स्कॉलरशिप फार्म को अच्छे से चेक करके कॉलेज में सबमिट करके और स्कॉलर पा सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये जो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे एक पेज दिया हुआ है, छात्रों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पेज दिया हुआ है इसमें जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये सारे पॉइंट जो है समाज कल्याण विभाग की तरफ से इंस्ट्रक्शन के रूप में आपको दिए गए हैं, ठीक है? और ये इसमें ये बताया गया है कि जितनी भी चीजें होती हैं स्कॉलरशिप फार्म भरने से लेकर जमा करने तक, ठीक है? तो इसमें आपको पूरा विस्तार से जानकारी दी जाती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसके बाद आपको स्कॉलर जो है मिलती है सरकार की तरफ से। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की कि छात्रों को क्या करना है स्कॉलरशिप जो है फार्म भराने से पहले, ठीक है? तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, छात्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंक पत्र, जैसे प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास या फिर जो शुल्क होती है स्कूल में उसकी फीस रसीद, ठीक है? एक पासपोर्ट साइज फोटो और बोर्ड में पंजीयन क्रमांक नंबर, ठीक है? जो फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है या सेकंड ईयर में। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको सबसे पहले इकट्ठा कर लेनी है, यानी कि सारे कागज जो है स्कॉलरशिप फार्म भराने से पहले आपको तैयार रखने हैं। पहले तो बात ये है पहले पॉइंट की, ठीक है? जो कि समाज कल्याण बोलता है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आधा अधूरा है तो आपको स्कॉलर जो है नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको तैयार रखने हैं, ठीक है? उसके बाद सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे है हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित नाम, जैसे पिता का नाम, लिंग या जन्म तिथि या उसी तरह आधार अंक कार्ड में अंकन होना आवश्यक। मतलब कि जो हाई स्कूल में जो आपका नाम है या डीओबी है वो आपके आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए, ठीक है? जो नियम है स्कॉलरशिप भरने का जो समाज कल्याण विभाग बोलता है, वह यह है कि हाई स्कूल में जो आपका नाम है या डीओबी जो है आपका आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, ठीक है? तभी आपको समाज कल्याण विभाग जो है पैसा प्रोवाइड करेगा, ठीक है? उसके बाद जो तीसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, आधार नंबर का जन्म सांख्यिकी प्रमाणीकरण जो है, ठीक है? तथा आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को अंकित करने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को ऑनलाइन टेम्परेरी लॉक कर सकेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आधार कार्ड में यदि आपका कोई नंबर लगा है, ठीक है? तो अच्छी बात है, और नहीं लगा है तो आप अपना जो है मोबाइल नंबर ज़रूर ऐड करवा लें, क्योंकि दोस्तों जब आप आधार कार्ड जो है अपना प्रमाणीकरण करेंगे स्कॉलर में, तो उस पे एक ओटीपी जाता है, ठीक है? जब वो आप ओटीपी बताएँगे स्कॉलर फार्म में फिल करेंगे तभी आपका जो है स्कॉलर फार्म आगे बढ़ेगा, ठीक है? अन्यथा जो है आपका जो स्कॉलर फार्म है वहीं पे रुक जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो नंबर जो है लगा होना चाहिए एक नंबर कोई, और वो चालू स्थिति में होना चाहिए। यानी कि उसमें ओटीपी या मैसेज जो है आते रहते हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। आधार नंबर से लिंक बैंक खाता एवं एनपीसीआई में सीडिंग अनिवार्य है। तो दोस्तों ये चौथा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद हम इसमें विस्तार से आपको वीडियो एक दे देंगे, उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है आधार नंबर से लिंक बैंक खाता एवं एनपीसीआई में सीडिंग अनिवार्य है, ठीक है? इस कार्य को संबंधित बैंक शाखा से अनिवार्य रूप से कराएं, अन्यथा अन्यथा की स्थिति में ट्रांजिशन फेल होने की संभावना हो रहेगी, ठीक है? वित्तीय वर्ष 2022-23 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगा। तो दोस्तों आज से पहले जो है 2020-21 में ऐसा नहीं होता था, ठीक है? तो ये जो चीज़ है 2022-23 में ही लागू की गई है एनसीपीआई सीडिंग। तो यदि आपका आधार कार्ड एक है तो जाहिर सी बात है कि आधार जो है उसमें ऐड होगा, बट अगर आपके एक से दो खाते हैं
तो होता ये है कि उनमें से आप किस खाते में आपका आधार मोड जो है लगा है, ठीक है, पैसे आने का ये कंफर्म नहीं हो पाता, जिस कारण जो है आपका जो फार्म का पैसा है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका एक से डबल खाते हैं या 2 खाते हैं, अगर आपका एक भी खाता है तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाकर आधार जो है लिंक कराना है, और अगर 2 खाते हैं तो आपको ज़रूर जाना है, और जिस भी खाते में आप आधार सेटिंग कराएँगे उसी खाते को अपने जो है स्कॉलर फार्म में भी लगाएँगे, तभी आपका पैसा जो है आएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं अपना आधार लिंक जो है बचत खाता, अपना आधार लिंक बचत खाता संचालित रखें। न्यूनतम बैलेंस बनाए रखें एवं खाते में धनराशि आने की अधिकतम लिमिट ना लगी हो, तथा हर 3 माह में बैंक खाते में ट्रांजिशन आवश्यक है। तो यहाँ पे 5वां जो पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए क्या ये बोल रहे हैं समाज कल्याण विभाग। ये बोल रहे हैं कि आपका जो खाता है, जो भी आपने स्कॉलरशिप फार्म में लगाया है, एक तो उसमें जो है आधार सीडिंग होना चाहिए, यानी कि उसमें आधार ऐड ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली बात। उसके बाद जो है उसमें न्यूनतम बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, जैसे कि कुछ ही बैंक में ₹500 जो है एक जो उसमें पैसा रखा जाता है 500 होता है, किसी में 1000 होता है। तो इस तरीके से जो उसकी मिनिमम जो लिमिट है, ठीक है, वो आपको बनाए रखनी है, ठीक है? और साथ ही 3 महीने के अंदर जो है ट्रांज़िशन होना आवश्यक है, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि आपने पुराना खाता 1-2 साल से बंद पड़ा है, आपने उसी को ऐड कर दिया है और खाते से कोई मतलब नहीं है, आप बैंक कभी जाते नहीं हैं, पैसे का लेन-देन करते नहीं हैं और आपका पैसा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अपने बैंक में जो है खाते में ट्रांज़िशन ज़रूर है करना, आपको हर 1 से 2 मंथ में जो पैसा होता है, उसको निकालना है उसमें से और उसमें डालना भी पैसा है, ठीक है? यानी कि उस खाते को जो है रनिंग में रखना है, तभी आपका स्कॉलर जो है पूरी तरीके से मिल सकेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं छठे पॉइंट की। आधार लिंक बचत बैंक खाते को भली-भाँति जाँच लें, बिना आधार सीडेड खाता जो है भरने पर पीएफएमएस के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, मतलब एक नाम है पीएफएमएस, ठीक है? तो ये जो ज़रिया होता है, ये सरकारी जो पैसा आपका बैंक स्कॉलर का आता है, ये इसी के ज़रिए से आता है, ठीक है? इसी माध्यम से। तो यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ बोला है कि एनसीपीआई सीडिंग अगर आपके खाते में नहीं है, तो आपका जो रीज़न आएगा पैसा ना आने का, वो आएगा पीएफएमएस जो है रिजेक्टेड। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर में जो है स्कॉलरशिप फार्म भर रहे हैं, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको अपने आधार में जो है आधार को अपने खाते से सीडिंग ज़रूर कराना है, ठीक है? एनएससीपीआई सीडिंग ज़रूर कराएँ, अन्यथा आपका जो है आने वाले जो रिन्यूअल फॉर्म होगा उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में ही करा लेंगे तो आपका जो ये झंझट है ये दूर हो जाएगा, ठीक है? तो आप पीएमएस जो एनसीपीआई सीडिंग है इसको करा लें, तो जिससे कि आपका जो रीजन है पीएफएमएस रिजेक्टिंग का नहीं आएगा, ठीक है? और आपका स्कॉलर आपको मिल जाएगा। उसे इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर जो है बता देते हैं। छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लॉक करने से पूर्व अपना संपूर्ण विवरण यथा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, रोल नंबर, जो जाति, आय, निवास के जो प्रमाण संख्या जो होती हैं, ठीक है? और साथ ही इसमें कितने नंबर हैं, कितना परसेंटेज है, ठीक है? और आपकी कैटेगरी क्या आपके जात के हिसाब से भरी गई है, ये सारा कुछ जो है आपको खुद से जाँच कर लेना है एक बार, ठीक है? होगा नहीं तो ये कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और चीज़ें चढ़ी होंगी और आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में जो है कुछ और डिटेल पड़ी होगी। तो अगर मैच नहीं करेगा, तो जो है आपका जो समाज कल्याण विभाग है वो इस फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और आपका स्कॉलर जो है नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये बाकायदा अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया है इन्होंने, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 8वें नंबर की कि सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें और ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सर्जित करें। छात्र यदि साइबर कैफे, संस्था या आवेदन कर रहे हैं, तो अपने सामने की सभी प्रविष्टियां को आवेदन पत्र में भरवाएं, ठीक है? और जाँच का प्रिंट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जाँच कर लें, यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के लिए उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट करें। तो यहाँ पे दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे अपने आप खुद से फार्म भरते हैं, तो उसको भरने के उपरांत जो चेक प्रिंट निकल कर आती है, उसमें सारी डिटेल खुद से आप अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद ही अपने फार्म को जो है लॉक करेंगे, और अगर कोई भी दिक्कत आपको कन्फ्यूज़न है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है उसके बाद ही इसको आपको सबमिट करना है, ठीक है? खुद से चेक कर लेंगे उसके बाद ही आपको सबमिट करना है, ठीक है? उसके बाद जो है 9वें नंबर पे हम देख लेते हैं कि 9वें पॉइंट पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन पत्र को सबमिट करने के उपरांत
3 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेंगे। यदि आवेदन पत्र में जाति, आय, निवास जो क्रमांक आवेदन क्रमांक होता है, ठीक है, या फिर इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के जो रोल नंबर में कोई अगर गलती हो जाती है, तो उसे जो है आपको चेक प्रिंट से लॉक करने के पहले ही आपको उसको सही करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको 3 दिनों के बाद आपको फाइनल प्रिंट जो है इसका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे दोस्तों 10वां नंबर है, ठीक है, 10वां पॉइंट, तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझ लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि अनिवार्य वार्षिक शुल्क नॉन रिफंडेबल फीस के कॉलम में शिक्षण संस्थान से जानकारी के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि की ही अंकित करें, ठीक है। कहने का मतलब है जो 10 नंबर है ये आपको डायरेक्ट अपने स्कूल से पता करना होगा। उसके बाद ही आप खुद से स्कॉलर को जो है सबमिट कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो फीस होती है ये अलग-अलग स्कूलों में अलग-अलग भरी जाती है कॉलेज से पता करके। क्योंकि कॉलेज वाले ही बताएंगे कि आपको इसमें क्या भरना है। ठीक है दोस्तों? तो आप अच्छे से इस चीज़ को देख लीजिएगा और अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप अपने स्कॉलर में जो है इसको स्कूल से पता करने के बाद ही वही फीस भरिएगा जो आपका कॉलेज बोलता है। उसके बाद जो यहाँ पे 11 नंबर, तो दोस्तों यहाँ पर हम 11 नंबर की बात कर लेते हैं कि 11 पॉइंट में जो है क्या दिया हुआ है 11 में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि ना मिलने पर पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, ना कि नवीन आवेदन पत्र भरें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इनका इंस्ट्रक्शन का 11 नंबर का कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में अपना स्कॉलरशिप फार्म भरवाते हैं, ठीक है, तो यदि अगर उनका स्कॉलरशिप जो है नहीं आता है किसी वजह से, हो सकता है कि आपका फंड खत्म हो गया हो, ठीक है, मतलब सरकार का फंड कभी कभी मैक्सिमम बच्चों का यही रीजन आता है कि फार्म सही होने के बाद भी फंड खत्म हो जाता है जिस वजह से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि हमारा फार्म गलत है, तो वो क्या करते हैं, अपना जो सेकंड ईयर में है, ठीक है, उनको उसको नया भराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन जो है साफ साफ दिया हुआ है कि यदि आपका फर्स्ट ईयर में स्कॉलर नहीं आया है, ठीक है, तो आपको जो है नवीनीकरण ही करना है, आपको अपना जो फार्म है नया नहीं भरना है और इसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी सेकंड ईयर में। जब आप उसको रिन्यूअल करेंगे तो आपको अपना बोर्ड पंजीयन क्रमांक नंबर और अपना विगत वर्ष जो है उसको जो है उसके नंबर जो है उस रिजल्ट के आपको भरना है अपने फार्म में, तभी आपका जो है स्कॉलर सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 12 नंबर है ये जल्दी से देख लेते हैं क्या है। सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार सविवित पोषित ही रहेगा। शासकीय गवर्नमेंट एवं शासकीय सहायता प्राप्त एडेड संस्थानों में पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के प्रकार नियमित रेगुलर, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस व उसके वर्ष का अंकन सही सही ध्यान पूर्वक करें। तो यहाँ पे जो इसका मतलब है आपको ये भी बता देते हैं कि जो स्कूल गवर्नमेंट के हैं, यानी कि जो बच्चे गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं या फिर जिस स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं और वो स्कूल प्राइवेट है, ठीक है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि जो बच्चे मतलब कि गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं या फिर जिस स्कूल में लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, और वो स्कूल प्राइवेट है, तो उसमें आपको जो है यहाँ पे नियमित करना है, यानी कि रेगुलर आपको फिल करना है स्कॉलरशिप फार्म में, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे, ठीक है, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उसमें जैसे कि केवल लड़कियां पढ़ती हैं या फिर कह सकते हैं सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, तो उसमें आपको स्ववित्त पोषित यानी कि सेल्फ फाइनेंस का जो है ऑप्शन आपको फिल करना है। अब यहाँ पे जो है 13 नंबर की बात कर लेते हैं कि 13 पॉइंट में इंस्ट्रक्शन क्या मिला हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है छात्र छात्राएं स्वयं का ईमेल आईडी व आधार नंबर से लिंक स्वयं का मोबाइल नंबर ही दें। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, बोला तो है कि ईमेल आईडी में जो आपकी ईमेल आईडी होती है, मतलब ईमेल आईडी जो भी आपकी हो, ठीक है, या आधार नंबर में जो भी आपका नंबर हो, तो यहाँ पे इन्होंने भरने को बोला है। पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ईमेल आईडी नहीं बना होता है और जो मोबाइल नंबर होता है वो भी बहुत सारे बच्चे जो है नहीं डाल, उनको पता रहता है और वो दूसरा डाल देते हैं, तो उनका भी स्कॉलर आ जाता है। तो ये कोई ज़रूरी इंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, बट इन्होंने बोला है तो आप इसको अगर ध्यान रखेंगे तो और अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर की बात कर लेते हैं कि वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली समय सारणी प्रदर्शित सूचनाएं एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु जो है scholarship.government.in पे जो है समय समय पर जो है सर्च करें, क्योंकि इसमें दोस्तों अपडेशन जो है होता रहता है, कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलती रहती है, तो आप अपडेट रहें, तो जिस कारण आपको स्कॉलर जो है मिल सके।
उसके अलावा जो है यहाँ पे 15 नंबर एक और पॉइंट दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है? इस पूरे इंटरेक्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसी में बच्चे गलतियाँ करते हैं, ठीक है? तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम शॉर्टकट में आपको इस पे बता देते हैं, समय क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई बट आपको इस पे स्पेशल वीडियो दे देंगे जिसको आप अच्छे से समझ जाएँगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है नवीनीकरण के छात्र अपने आवेदन पत्र में पास कहने का मतलब है पूर्णोन्नत, ठीक है? या फिर प्रमोटत विथ मार्क के साथ अपने सही प्रांत ही भरें, ठीक है? परीक्षा परिणाम ना निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर, ठीक है? के ऑप्शन के साथ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेकिन वर्ड दिया है, इसको ध्यान से देखिए। संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि में परीक्षा परिणाम ना निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पत्र में परीक्षा परिणाम भरकर संस्थान से पुनः अग्रसारित न कराने की दशा में छात्र का डाटा रिजेक्ट माना जाएगा। तो अब हम आपको बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे से समझा देते हैं कि आपको यहाँ पे क्या बोला है इंस्ट्रक्शन के रूप में, ठीक है? तो समाज कल्याण विभाग ने ये बोला है कि यदि आप सेकेंड ईयर क्लास में हैं, ठीक है? जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो मान लीजिए आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है? और आपका जो स्कॉलरशिप डेट है वो आ चुका है और आपका जो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है अभी इशू नहीं हुआ है, जिस कारण जो है आपका गत वर्ष पढ़ने की स्थिति में नहीं है या अधूरा है। तो आपको करना क्या है, अपना जो स्कॉलर फार्म है रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर के ऑप्शन पर करके आप अपना स्कॉलर तो करा सकते हैं, ठीक है? बट दोस्तों जो स्कॉलर की डेट है वो 2 से 3 बार बढ़ती है, तो समय के अनुसार ही जो रिजल्ट है वो हर हाल में दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों का ये हो जाता है हर साल ये हो जाता है, ठीक है? जो भी सेमेस्टर के कोर्सेस हैं, तो उसमें आपको स्कॉलर फार्म को करेक्शन कराना अनिवार्य है, ठीक है? क्योंकि दोस्तों अभी जो डेट है जैसे कि अभी डेट चल रही है 26 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था कि रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर के ऑप्शन से करवा के अपना स्कॉलर नवीनीकरण दोस्तों जो रिन्यूअल बच्चे थे, ठीक है? इन्होंने कॉलेज में सबमिट कर दिया। अब वो जो फार्म है वो तो आगे फॉरवर्ड हो गया, बट दोस्तों रिजल्ट जो है आ चुका है, ठीक है? जाहिर सी बात है दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो यदि जो जो भी बच्चे अपना जो स्कॉलर का जो गत वर्ष अगर उसको चेंज नहीं कराते हैं दोबारा, ठीक है? और अपना कॉलेज से में फॉरवर्ड नहीं करते हैं, तो उनका जो फार्म है साफ-साफ स्टेटस में जो है रिजेक्टेड माना जाएगा, ठीक है? तो ये हम आपको बाकायदा प्रूफ करके दिखाएँगे वीडियो के माध्यम से। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को क्लियर पता चल जाएगा। उसके बाद जो 16 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लॉगिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं, ठीक है? छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने रिजेक्ट होने पर छात्र के मोबाइल पर एसएमएस भी जाएगा। तो दोस्तों यदि आप अपना जो फाइनल प्रिंट होता है इसको लेकर अपने कॉलेज में जाते हैं, ठीक है? तो जब उसको आप जमा करेंगे, तो जितनी भी प्रक्रिया होगी, ठीक है? चाहे वो सबमिट जब हो जाएगा, जब आपकी फाइनल प्रिंट निकल आएगी, तो उसका एक मैसेज आपके उस नंबर पे आ जाएगा, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भराया होगा, ठीक है? उसके बाद जो फॉरवर्ड आपका कॉलेज से होगा, उसका भी एक जो मैसेज है, वो आपका जो है, अपने नंबर पे आपके उस पे आ जाएगा। तो आप आसानी से जान सकेंगे कि आपका जो फार्म है, किस स्थिति में पहुँच गया है, ठीक है? उस उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि छात्रों को क्या नहीं करना है स्कॉलरशिप फार्म में, ठीक है? तो ये भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, 6 से 7 इंस्ट्रक्शन है, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। तो शिक्षण संस्थान में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को ना सौंपें, शिक्षण संस्थान में जो स्वयं जो है जमा करें और पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। तो जो फार्म के लास्ट में जो बना होता है, ठीक है? फार्म के लास्ट में, तो उसी को पावती रसीद बोलते हैं, जिसमें जो है कॉलेज की तरफ से सिग्नेचर करके आपको दिया जाता है। बट दोस्तों किसी भी स्कूल में ऐसा होता नहीं है, बट उन्होंने इंस्ट्रक्शन ऐसा दे रखा है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरे पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि अपने व्यक्तिगत विवरण अभिलेख यथा आधार नंबर, हाई स्कूल अनुक्रमांक या कुछ भी बैंक का डाटा है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा ना करें, ठीक है? या फिर वो भी जो भी व्यक्ति है, वो थोड़ा-सा मतलब आपके भरोसे करने वाला हो, ऐसा नहीं तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आप बैंक का कोई भी डिटेल कहीं भी ऐसी-वैसी जगह पे कराते हैं, तो आपका ओटीपी के माध्यम से आपका सारा पैसा जो है ट्रांज़ैक्शन कर लिया जाता है और आपको जो है पता भी नहीं चलेगा यदि आप उसको मैसेज जो सीन नहीं करेंगे, ठीक है? तो आप किसी जो है शॉप पे या किसी दूसरे इंसान से अगर आप ऐसा स्कॉलर फार्म जो है भराते हैं, तो किसी भरोसेमंद इंसान से ही भराइए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है
तीसरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। तो आवेदन पत्र का जो है ऐसा नहीं है कि जो लास्ट डेट है उसी में आपको जागना है, ठीक है? तो जितनी जल्दी स्कॉलरशिप आप भर देंगे फॉर्म को, उतनी जल्दी जो है फंड के अंदर आपका जो है स्कॉलर आने का चांस रहता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप लेट में भरेंगे तो आपका जो स्कॉलर है तब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों फंड जो है वो सीमित होता है, लिमिटेड होता है और बच्चे बहुत होते हैं। तो जितनी जल्दी आप फार्म को सबमिट करवा देंगे कॉलेज में, उतनी जल्दी आपका स्कॉलर जो है मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है चौथा नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अनुत्तीर्ण फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन ना करें। तो जो बच्चे फेल हैं, ठीक है, जिनकी बैक ईयर लगी है, ठीक है, एक्स स्टूडेंट हैं जो, तो वो किसी भी दशा में जो है स्कॉलरशिप फार्म ना भरें, क्योंकि उनको स्कॉलर नहीं दी जाएगी, इन्होंने साफ साफ बोला है। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर की बात कर लेते हैं कि शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों बहुत बच्चों को हमने देखा है कि रिन्यूअल कैटेगरी का फार्म लेकर चेक प्रिंट स्कूल पे मतलब जाते हैं। तो होता क्या है कि उसके बाद उनको लगता है कि यही फाइनल प्रिंट है, बट दोस्तों यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि जब तक आप फाइनल प्रिंट नहीं लेकर पहुंचेंगे तब तक आपका स्कॉलर जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा, वो आधा अधूरा ही रहेगा, उसको फॉरवर्ड ही नहीं किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये एक और चीज़ दी हुई है इसमें कि उपरांत ही संशोधन। कहने का मतलब है आपका जो फार्म होता है, ठीक है? यदि उसमें कोई भी त्रुटि रह गई है गत वर्ष की कोई भी, तो यदि आप समय के अनुसार उसको जमा कर देते हैं कॉलेज में, ठीक है? उसके बाद ही रिजल्ट आपका कुछ दिनों के बाद आता है, तो यदि आपने पहले फॉरवर्ड नहीं कराया है तो करेक्शन डेट में उसमें करेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ज़रूरी है कि आप समय के अनुसार उसको फॉरवर्ड ज़रूर करा दें, उसके बाद ही करेक्शन डेट में उसमें करेक्शन होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 6ठे नंबर में छात्र-छात्रा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, गलत प्रविष्टियाँ भरने से पूर्व उत्तरदायित्व खुद होंगे, ठीक है? आवेदन पत्र जो है रिजेक्ट हो जाएगा और छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं, जो भी आपने अपनी स्कॉलरशिप में भरे हैं, तो आपका जो है फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए कॉलेज और जो समाज कल्याण विभाग है ज़िम्मेदार नहीं होगा, बच्चा खुद होगा, ठीक है? उसके बाद जो 7वां नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि डाटा जो है संदेह मतलब कि जो भी डाटा इसमें भरा है, उन अगर कोई भी इसमें संदेह वाला डाटा है, ठीक है, उसमें श्रेणी में आ जाता है तो समाज कल्याण विभाग जो है उसको पेंडिंग में रखेगा और उसको अगर आपने संशोधन नहीं कराया है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? तो जो सरकारी जो इसमें समाज कल्याण विभाग का पोर्टल है सरकार स्कॉलरशिप गवर्नमेंट डॉट इन, तो इस पे जो है जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट्स और टाइम पर इसको चेक करते रहिए, जिससे कि अगर कोई भी गलती हो जाती है और आपको समय के अनुसार सूचित कर दिया जाता है तो उसको आप संशोधन करा लें, ठीक है? तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से दी हुई है। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, ठीक है? तो अगर आप स्कॉलरशिप फार्म भर चुके हैं तो आप रिन्यूअल कैटेगरी के जब जाएंगे तो आप इन सब इंस्ट्रक्शन को दोबारा से देख लेंगे, जिससे कि आप अगली बार कुछ भी गलतियां, ठीक है, ना करें, जिससे कि आपका स्कॉलर ना आए। तो इसमें जितनी भी चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए और अपना स्कॉलरशिप लेने के लिए ये सारी चीज़ें आप ध्यान से, और साथ ही दोस्तों ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है? जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको बहुत सारी जानकारी नहीं पता होती है, जिस कारण वो मैक्सिमम चांस है कि स्कॉलरशिप फार्म में गलतियाँ करते ही करते हैं, ठीक है? और ये चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको पूरी की पूरी जानकारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और आपके स्टडी से रिलेटेड इस चैनल पर देते रहते हैं, ठीक है? धन्यवाद।